नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 9वां चैप्टर अर्थात द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय का जो लास्ट लेक्चर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इससे हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था, क्योंकि जब तक उसको रिकॉल नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये चीजें क्लियर नहीं होगी। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय। तो द्रव्य का बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, द्रव्य के बारे में डिटेल पढ़ा था। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का पंचभौतिक कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर अब उसके बाद देखेंगे कि जो कोई भी द्रव्य होता है वो अपना कर्म कैसे करता है, अर्थात जो द्रव्य का जो कर्म होता है, कोई भी द्रव्य का, हर एक द्रव्य का थोड़ा सा अलग अलग कर्म होता है। तो क्यों होता है अलग अलग, वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ही हेडिंग पढ़नी है, लेकिन उस हेडिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो वहां पर दिया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ द्रव्यास विद वीर्य विपाक प्रभाव, अर्थात द्रव्यों के वीर्य विपाक प्रभाव के सिद्धांत। तो द्रव्य, कोई भी द्रव्य होता है उसमें वीर्य होता है, विपाक होता है, प्रभाव इसका ये इस पॉइंट के बेसिस पे ये कर्म करते हैं। मान लीजिए किसी द्रव्य में रस होता है, गुण होता है, वीर्य होता है, विपाक होता है, प्रभाव होता है। इसके बेसिस पे कर्म होते हैं, अलग अलग होते हैं, हर एक द्रव्य के अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके कि द्रव्यों के वीर्य विपाक प्रभाव के सिद्धांत, अर्थात सिंपली हम लोग वीर्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य का वीर्य क्या होता है, विपाक क्या होता है, विपाक किसे कहते हैं, यहाँ पर विपाक की बहुत सुंदर डिफिनेशन दी गई है, याद भी करना है, और प्रभाव किसे कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले वीर्य की बात करते हैं। तो वीर्य का मतलब होता है कि एक्टिव पोटेंसी। वीर्य को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव पोटेंसी। तो एक्टिव पोटेंसी का मतलब होता है कि कोई भी द्रव्य जिस विशिष्ट गुण के कारण, जैसे कहते हैं वीर्य किसे कहते हैं, अगर एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें, कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य के विशिष्ट, मतलब कोई भी द्रव्य जिस विशिष्ट गुण के कारण जो कर्म करता है, उस विशिष्ट गुण को हम लोग वीर्य की उपमा देते हैं, वीर्य की संज्ञा देते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं किसी द्रव्य के विशिष्ट गुण के कारण जो कार्य होता है, मतलब कोई द्रव्य है उसमें कोई ना कोई विशिष्ट गुण होगा, उसकी वजह से जो कार्य होगा उस विशिष्ट गुण को ही हम वीर्य कहते हैं। तो किसी द्रव्य के विशिष्ट गुण के कारण जो कार्य होता है उस विशिष्ट गुण को हम लोग वीर्य कहते हैं। या इसको और भी शॉर्टकट में समझना हो तो वीर्य को हम लोग एक्टिव पोटेंसी भी कहते हैं। तो कहते हैं ना कि किसी अगर कोई चीज पोटेंसी नहीं है, कहते हैं ना कि इस द्रव्य में कार्य करने के प्रति कोई पोटेंसी नहीं है, इसका मतलब वीर्य नहीं है। तो एक्टिव पोटेंसी हम लोग वीर्य को कहते हैं। इसी को हम लोग शक्ति भी कहते हैं, वीर्य को हम लोग शक्ति भी टर्म देते हैं, याद रखिएगा, वीर्य को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। आइए देखते हैं कि आचार्य वाग्भट में पढ़ित क्या बोला गया है। तो वीर्य की अनेकता, तो पहला हेडिंग है कि वीर्य एक नहीं है, ये एक नहीं है। तो कितने वीर्य होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर वीर्यम पुनर्वदित्यम गुरु स्निग्ध हिम मृदु लघु रुच्छ उष्ण तीक्ष्ण तदम एव मतम अष्टधा, यहाँ पर अष्ट वीर्य की बात आई है। तो वीर्य के अनेकता मतलब 8 प्रकार के वीर्य की बात की गई है। मतम अष्टधा, वीर्य कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार की बात की गई है। ये वाग्भट बता रहे हैं, 8 प्रकार की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि कौन कौन से 8 प्रकार के वीर्य होते हैं। तो देखेंगे हम लोग को 4 याद करने हैं, 4 याद कर लेंगे, 4 का अपोजिट हम लोग का 4 और याद हो जाएगा। कौन कौन से वीर्य होते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं, इन्होंने वाग्भट ने 8 प्रकार के वीर्य की बात की है। देखेंगे गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु, ये 4 आपको याद करना है। गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु, ये 4 होते हैं। तो गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। स्निग्ध का उल्टा रुच्छ हो जाएगा। हिम अर्थात ठंडा होता है तो उसका उल्टा उष्ण अर्थात गर्म हो जाएगा। मृदु का उल्टा तीक्ष्ण हो जाएगा। ये आपके 8 प्रकार के वीर्य की बात आचार्य वाग्भट करते हैं। अब बात कर लेते हैं, वाग्भट तो 8 प्रकार के वीर्य की बात करते हैं। आचार्य चरक किस प्रकार के वीर्य की बात करते हैं, वीर्य के बारे में आचार्य चरक ने क्या बोला है उसमें देखेंगे। चरक का मत वीर्य के विषय में क्या है। तो चरक स्वाह वीर्यम तत् क्रियते एन या क्रिया न वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता ही सा, अर्थात यहाँ देखेंगे कि आचार्य चरक ने क्या बोला है वीर्य के बारे में कि वीर्यम तत् क्रियते एन या क्रिया, मतलब जिसके द्वारा किसी द्रव्य के, जो हम लोगों ने पहले बताया है, किसी द्रव्य का जो कार्य होता है जिसके द्वारा होगा उसको हम लोग वीर्य कहते हैं। तो वीर्यम तत् क्रियते येन सा क्रिया, जिसके द्वारा कोई कार्य होता है उसको हम लोग वीर्य कहते हैं। उस पर देखेंगे न वीर्यम कुरुते किंचित, बिना वीर्य के कोई भी कार्य नहीं होता है। बिना वीर्य के न वीर्यम कुरुते किंचित मीन्स किंचित मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब किंचित मतलब कुछ
न वीर्यम कुरुते किंचित, मतलब बिना वीर्य के कोई भी कार्य नहीं होता है, ये चरक का मत है। उसको देखेंगे सर्वा वीर्यम कृता ही सा, और जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी वीर्य के द्वारा ही होती है। सर्वा वीर्यम कृता ही सा, अर्थात जो भी क्रियाएं होती द्रव्य की वो वीर्य के द्वारा ही होती है, बिना वीर्य के कोई कार्य नहीं होता है। अब तो बात होगी चरक की। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या वीर्य के बारे में बोला गया है। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि वीर्य सिर्फ दो होते हैं। आचार्य वाग्भट ने वीर्य कितने वेद बोले थे? 8 बोले थे। गुरु स्निग्ध हिम मृदु लघु रुच उष्ण देश, ये 8 बोले थे। लेकिन आचार्य वाग्भट बोलते कि नहीं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि वीर्य के सिर्फ 2 भेद होते हैं, उष्ण और शीत, मतलब शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। तो यहाँ देख लेंगे उष्णम शीतम द्विधम अन्य वीर्यम आचक्षते अपि, अर्थात सुश्रुत ने द्विविध वीर्य की बात की है। सुश्रुत वीर्य के 2 ही भेद मानते हैं, जबकि आचार्य वाग्भट वीर्य के 8 भेद मानते हैं। आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो देखेंगे सुश्रुत ने 2 वीर्य कौन मान से? उष्णम शीतम द्विधे व अन्य वीर्यम आचक्षते, अर्थात वीर्य 2 ही प्रकार के होते हैं, एक उष्ण वीर्य होते हैं, एक शीत वीर्य होते हैं। अब इसको उन्होंने कैसे क्लियर कहा है कि यही सिर्फ उष्ण और शीत होते हैं, जबकि वाग्भट बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने ये सब कुछ होते हैं। लेकिन वाग्भट के सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं इस हिम को उन्होंने शीत कह दिया और उष्ण तो उष्ण है ही, सिर्फ इन दोनों को वीर्य माना है। बाकी जो चीजें हैं इन्हीं में इंक्लूड कर दिया। कैसे देखेंगे? उष्णम शीतम द्विधे अन्य वीर्यम आचक्षते अपि च, अर्थात जो वीर होते हैं सिर्फ 2 होते हैं, एक उष्ण वीर होता है, एक शीत वीर होता है। फिर देखेंगे नानात्मकम अपि द्रव्यम अग्नि सोमो महाबलो, तो बोला गया कि संसार में, इस जगत में चर अचर जो जगत है उसमें देखा जाए तो सामान्यतः देखते हैं तो जो महाबली जितने भी द्रव्य होते हैं उसमें महाबली अग्नि और सोम, अग्नि का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब उष्ण, और सोम का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब शीत। यही 2 मतलब बलवान रूप में रहते हैं। कोई भी द्रव्य है तो वो मुख्यतः 2 रूप में पाया जाता है। एक या तो उसमें आग्नेय होगा, अर्थात आग्नेय द्रव्य के रूप में होगा, उष्ण होगा, या शीत होगा। शीत का मतलब सोम या जो शीत की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं चरक सुश्रुत। उसको देखेंगे व्यक्त अव्यक्तम जगदनियो न अतिक्रमणवती जातु चित, अर्थात जो भी संसार में जितने भी द्रव्य होते हैं 2 रूप में होते हैं, एक व्यक्त के रूप में, एक अव्यक्त रूप में। जिस प्रकार से संसार में द्रव्य 2 रूप में होते हैं, एक व्यक्त रूप में, एक अव्यक्त रूप में, उसी प्रकार से संसार में वीर्य भी 2 होते हैं, जिसमें मतलब द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ द्रव्य आग्नेय होते हैं, जिसमें सूर्य अर्थात की बलता होती है, प्रबलता होती है। कुछ में शीत अर्थात चंद्रमा की प्रबलता होती है, अर्थात शीत वीर्य होते हैं। जिसमें सूर्य की प्रबलता होगी उसको आग्नेय या उष्णवीर्य कहते हैं। जिसमें चंद्रमा की महाबली अर्थात प्रबलता होगी उसको हम लोग शीत वीर्य कहते हैं। तो ये बात बोला है सुश्रुत ने। अब बात करते हैं विपाक की। विपाक नाम लेते हैं, वीर्य के बाद विपाक आता है। विपाक का मतलब विशिष्ट पाक होता है, अर्थात विशेष प्रकार के जो पाक होती है उसको हम लोग विपाक कहते हैं। विपाक किसे कहते हैं? विशेष प्रकार की जो पाक क्रिया होती है उसको विपाक कहते हैं। तो इतना कहने से ये बात क्लियर नहीं होती है, आइए और इसको क्लियर करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो श्लोक है ये विपाक की डिफिनेशन सिर्फ और सिर्फ वाग्भट ने दी है और क्लियर कट डिफिनेशन दी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लेना बच्चों। ये आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हर प्राप्त में आपको काम आएगा विपाक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे जाट रेडा अग्निना योगात दुरेति रसांतरम रसा नाम परिणाम अंते स विपाक इति स्मृत। तो हम लोग जानते हैं कि देखेंगे जठर अग्निना योगात, कोई भी द्रव्य हम लोग जब खाते हैं, कोई भी आहार खाते हैं तो क्या करते हैं? जठर का मतलब आमाशय, आमाशय का मतलब जहां पर पाचन की क्रिया होती है। तो वही कह रहा है कि कोई द्रव्य जब खाते हैं तो मान लीजिए कोई चीज हमने मीठी चीज खा लिया, मधुर द्रव्य खा लिया, तो मधुर द्रव्य जब खाएंगे, खाने के पश्चात मान लीजिए मधुर द्रव्य खाने के पश्चात उसका पाचन होगा, पाचन के पश्चात जो आहार रस बनेगा उसमें अब कौन सा रस आया है उसको हम विपाक कहते हैं। अर्थात पाचन के पश्चात किसी द्रव्य के, मान लीजिए कोई द्रव्य है उसमें कोई ना कोई रस होगा ही होगा, मान लीजिए मधुर रस है, उस मधुर रस पर जठराग्नि की क्रिया होती है। जठराग्नि की क्रिया होने के पश्चात अब वो मधुर रस किसमें परिवर्तित होता है? उस परिवर्तित रस को अंत में जो उत्पन्न रस होता है उसको हम लोग विपाक कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे जाट रेड़ा अग्ना योगा रसांतरम।
अर्थात जठर की अग्नि, जठर की अग्नि अर्थात जठराग्नि की योग, योग मतलब जब संयोग होता है, किस पे संयोग हुआ, कोई चीज खाएंगे आहार द्रव्य पे, तो रसांतरम अंत में अंत में जो रस में रसांतरम, रसांतरम मतलब एक रस से दूसरे रस में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको हम लोग विपाक कहते हैं। देखेंगे रसानाम परिणामन्ते, रसानाम परिणामन्ते का मतलब फिर से वही बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मधुर रस का सेवन किया, मान लीजिए मधुर रस चीनी का सेवन किया, अब उस पर जठराग्नि की क्रिया हुई, पाक हुआ, विशिष्ट पाक हुआ, अब वो मधुर रस किसमें परिवर्तित हो जाए उसी को विपाक कहते हैं। रसानाम परिणामन्ते अर्थात भोजन के पाचन के अंत में, भोजन के पाचन के अंत में मतलब जिसपे जठराग्नि क्रिया होगी, उसका पाचन होगा, उसके अंत में जो रस उत्पन्न होगा उसे ही हम लोग विपाक की श्रेणी में देते हैं। सविपाक इति स्मृतः, उसे ही विपाक कहते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग रसों का विपाक। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ये विपाक किसकी हो रही है, रसों की बात कर रहे हैं, तो रसों की बात कर रहे हैं तो रस कितने होते हैं, 6 रस होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस होते हैं। तो मान लीजिए किसी ने कोई द्रव्य मधुर रस से युक्त होता है, प्रबलता होती है, किसी में अम्ल रस की प्रबलता होती है, किसी में 2, 3, 4 इस तरह से प्रबलता होती है। तो यहाँ बात करेंगे रसों का विपाक, किस रस का कौन सा विपाक होगा उसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे स्वादु, पटुश्च, मधुर, तो यहाँ पर 2 रस हैं जिसका विपाक मधुर होता है बच्चों। किस किस का रस विपाक मधुर होता है, स्वादु, स्वादु मतलब मधुर रस, मधुर रस का विपाक मधुर, और पटु मतलब होता है लवण, पटु का मतलब होता है लवण रस, ठीक है ना, एल बना दिए लवण। तो मधुर रस और पटु रस अर्थात लवण रस का विपाक मधुर होता है बच्चों, ठीक है ना। और उसके उसी तरह देखेंगे अम्लो अम्लम, जो अम्ल रस होता है उसका विपाक अम्ल होता है, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे मधुर और लवण रस का विपाक जो होता है मधुर होता है। पहला विपाक, विपाक 3 प्रकार के होते हैं, तो विपाक 3 प्रकार के होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर, अम्ल और कटु, मधुर, अम्ल, कटु। देखेंगे मधुर रस और लवण रस का जो विपाक होता है मधुर विपाक होता है। अम्ल रस का विपाक अम्ल रस का जो विपाक होगा अम्ल होगा। और तिक्त, उष्ण, कषाय, तिक्त, उष्ण, कषाय, कटु, तिक्त, कषाय, जिसको मतलब उष्ण मतलब कटु होता, उष्ण मतलब कटु होता है, उष्ण का मतलब कटु, ठीक है ना। तो कटु, तिक्त, कषाय रस का जो विपाक होगा वो क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। इसको हम लोग इंसार्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि मधुर, और देखेंगे ऊपर रस लिखा है, साइड में विपाक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मधुर और लवण रस का जो विपाक है आपका मधुर विपाक है। उसको देखेंगे अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है, और कटु, तिक्त जो कषाय रस होते हैं उनका जो विशिष्ट पाक होगा, जठराग्नि क्रिया होगी तो उसका जो विपाक होगा कटु विपाक होगा बच्चों। तो ये चीजें समझ में आएगा, मधुर और लवण का मधुर विपाक, अम्ल का अम्ल विपाक, कटु, तिक्त, कषाय का कटु विपाक, अर्थात अंतिम 3 का जो कटु होता है, बीच का अम्ल होता है, शुरू के 2 का मधुर होता है। उसको देखेंगे हम लोग कि विभिन्न पाकों के कर्म, अर्थात जो भी यहाँ पर जो विपाक होते हैं या जो विपाक होते हैं, जैसे मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक, इन तीनों विपाक के कर्म क्या क्या होते हैं, तो कैसे कर्म करते हैं, तो विपाक से भी कर्म होते हैं। तो विभिन्न विपाकों के कर्म, रसय रसय तुल्यो, रसय रसो तुल्य फलस्त्रय, देखेंगे तत्र द्रव्यम शुभ अशुभ अशुभम, अर्थात कोई भी द्रव्य होता है उसमें 3 प्रकार के विपाक होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक, जिसकी बात हम लोगों ने अभी कर दिए हैं। तो जो द्रव्य मधुर विपाक, जो मधुर विपाक वाला द्रव्य, मधुर विपाक वाला जो द्रव्य होगा वो मधुर रस के समान कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, मधुर विपाक वाला द्रव्य मधुर रस के जो उसके कर्म होंगे, मान ली कोई द्रव्य है उसका विपाक क्या होता है, मधुर होता है, तो उसका जो गुण कर्म होगा, जो कर्म होगा वो मधुर रस के समान होगा। उसी तरह से जो अम्ल विपाक वाला द्रव्य होगा, अम्ल विपाक वाला जो द्रव्य होगा उसका जो गुण कर्म होगा वो अम्ल रस के समान होगा। तीसरा जो कटु विपाक वाला जो द्रव्य होगा उसका जो गुण कर्म होगा वो कटु रस के समान होंगे। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए तिक्त, कषाय, तिक्त रस का जो तिक्त रस द्रव्य का जो गुण कर्म होगा या कटु रस का विपाक, कहीं न कहीं कटु जो रस का जो विपाक, कटु विपाक होता है वो उसका जो गुण कर्म कटु रस के समान होगा। इसको
इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे किंचित दृशेन कुरुते कर्मम पाकेन च अपरम। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ विपाक से कर्म करे, रस से कार्य करे। तो कुछ द्रव्य रस के द्वारा कार्य करते हैं, कुछ द्रव्य वीर्य के द्वारा कार्य करते हैं, कुछ द्रव्य विपाक के द्वारा कार्य करते हैं, कुछ कर्म के द्वारा कार्य करते हैं, कुछ प्रभाव के द्वारा कार्य करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसकी द्रव्य किसके द्वारा कार्य करता है, कार्य होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे किंचित रसेन, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो कुछ रसों के द्वारा कार्य करते हैं। कुर्ते कर्मम, किंचित रसेन कुर्ते कर्मम, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो रस के द्वारा कार्य करते हैं। पाकेन च अपरम, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, पाक का मतलब विपाक, पाक का मतलब विपाक, पाक का मतलब बच्चों विपाक, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो विपाक के द्वारा कार्य करते हैं। उसके बाद देखें कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो गुणांतरण अर्थात गुणों के द्वारा कार्य करते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो वीर्य अर्थात वीर्य के द्वारा कार्य करते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो प्रभाव के द्वारा कार्य करते हैं। तो किंचित का मतलब कुछ। तो यहाँ पर अलग अलग द्रव्य अलग अलग ढंग से कार्य करता है। वो चाहे वो रस के द्वारा कार्य करे, चाहे विपाक के द्वारा करे, चाहे गुण के द्वारा, चाहे वीर्य के द्वारा, चाहे प्रभाव के द्वारा कार्य करे। लेकिन ये होता कैसे है? यद द्रव्यो रसादिनाम बलवन्ते वर्तते अभिभूयेत रांस्त्व कारणत्व प्रपद्यते। तो यहाँ पर दिया है कि किसी द्रव्य में जो बलवान होगा, किसी द्रव्य में बलवंतेत्वेन अर्थात जिस द्रव्य में, किसी द्रव्य में अगर मान लीजिए कोई द्रव्य है उसमें रस गुण वीर्य विपाक, रस गुण वीर्य विपाक ये सभी होते हैं, तो उसमें जो बलवान होगा वही कार्य करे, उसी के द्वारा कार्य होता है। उसके बाद देखेंगे विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्प ही जीते। मान लीजिए दो विरुद्ध विपरीत गुण वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो मान लीजिए वीर और विपाक की बात करते हैं, तो वीर और विपाक में जो बलशाली होगा, मान लीजिए दो फैक्टर की बात करते हैं कि वीर से कार्य होगा कि विपाक से कार्य होगा। तो ये मान लीजिए वीर है विपाक है, अब इसमें मान के चलिए कि जो बलवान होगा वो कमजोर वाले को पटक देगा, तो जो बलवान होगा उसी के द्वारा कार्य होगा, और उसका जो थोड़ा सा ज्यादा बल होगा उसी से वो कार्य हो जाएगा। तो ये कह रहा है विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्प ही जीते, अर्थात जो बलवान के द्वारा कमजोर पे जीत लिया जाता है और उसी द्वारा कार्य कर लिया जाता है। उसको देखेंगे रसादि में उत्कर्षता। यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई द्रव्य है उसमें रस आदि अर्थात रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव सब कुछ होते हैं, अगर ये साम्य अवस्था में अगर ये सबका बल समान है, रस गुण किसी द्रव्य का रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये जो बल होते इन सभी का बल समान है, इक्वल है, तो कैसे कर्म होगा? तो द्रव्य पर्टिकुलर कैसे कर्म करेगा? तो यहाँ बोला गया है रस विपाकस्तो वीर्यम प्रभावस्तन्यपोहति बल साम्य का मतलब किसी भी द्रव्य में रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव ये साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में विपाक जो होता है रस को दबाकर कार्य करता है, विपाक रस को दबाकर या रस को पराजित करके कार्य करता है। जो वीर्य होता है वो रस और विपाक दोनों को जीत कर अर्थात पराजित करके कार्य करता है। जो प्रभाव होता है वो रस विपाक और वीर्य तीनों को दबाकर या जीत कर कार्य करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बल साम्य होने पर मान लीजिए बल सामान्य है, सबका इक्वल है, तो क्या होगा? विपाक किसको दबा के कार्य करेगा? विपाक जो है किसको दबाएगा? वीर्य को। विपाक जो है वीर्य को दबा के कार्य करेगा, और जो वीर्य किसको दबाएगा? वीर्य जो किसको दबाएगा? तो ये देखेंगे रस और विपाक किसको दबाएगा? रस को, ठीक है ना। विपाक रस को दबाएगा, और वीर्य किसको दबा कार्य करेगा? रस और विपाक दोनों को दबाकर या जीत कर कार्य करता। उसी तरह से प्रभाव कब कार्य करेगा? प्रभाव जो है रस विपाक और वीर्य तीनों को जीत कर या दबाकर कार्य करता है। तो ये तो बात हो गई कि विपाक के बारे में। अब देखते हैं प्रभाव क्या होता है। प्रभाव को अगर हम इजीली समझ रहे, जैसे हम लोग कहते हैं ना ग्रामर में हो या जो है केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो, जहाँ कोई थ्योरी लागू नहीं होती उसको हम लोग एक्सेप्शन कह देते हैं।
तो हम एक्सेप्शन से समझ सकते हैं कि उसी तरह से द्रव्यों में प्रभाव भी होता है। ऐसा नहीं कि हम प्रभाव के एक्सेप्शन कहेंगे, नहीं, लेकिन हम एक दिमाग में आपको फिट करने के लिए हम लोगों ने कह दिया कि प्रभाव को हम लोग जो कहते हैं ना कि एक्सेप्शन वाला कंडीशन है, ये इस पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शन वाली कंडीशन होती है, तो उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभाव एक्सेप्शन होता है। तो देखेंगे कि इसके उदाहरण की बात किया गया। प्रभाव होता क्या है? प्रभाव क्या है? रसादि साम्य यत कर्मम विशिष्टम तत्प्रभावजम। रस आदि के साम्य होने पर किसी भी द्रव्य में रस गुण विपाक वीर विपाक के साम्य अवस्था होने पर, इक्विलिब्रियम होने पर, उनके बल सामान्य होने पर यत कर्मम विशिष्टम तत्प्रभावजम, अर्थात दो द्रव्य हैं, मान लीजिए दो द्रव्य लिया आपने, दोनों द्रव्य के रस गुण वीर विपाक समान है, ठीक है, एक द्रव्य ये हो गया, एक द्रव्य हो गया, दोनों के रस गुण वीर विपाक प्रभाव सब कुछ समान है, रस गुण वीर विपाक सब कुछ सामान्य है, तो फिर भी इस द्रव्य का जो विशिष्ट कर्म होता है या इसकी तुलना में जो अलग कर्म होता है वो कैसे मनाता है? वो मनाता है कि प्रभाव की वजह से है। इसको आइए आप समझते हैं कि प्रभाव का उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ उदाहरण से समझ में आएगा, यहाँ तुलना की बात की गई, दो की कंपैरेटिव स्टडी की गई है। तो दंती रसाध्य तुल्य अपि चित्रकस्य विरेचनी। तो यहाँ पर दो द्रव्य पहले कहा गया, एक है दंती, दूसरा चित्रक। एक दंती है, दूसरा चित्रक। दंती और चित्रक दोनों रस गुण वीर विपाक में समान है, फिर भी दंती क्या है? विरेचन का कार्य करती, चित्रक विरेचन का कार्य करती है। चित्रक विरेचन का कार्य करती है, अर्थात परगेटिव होती है, पतली टट्टी कराती है, लेकिन दंती नहीं कराती है। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे मधुकस्य च मृदुका। तो मधुक अर्थात मुलेठी, मृदुका अर्थात द्राक्षा रस, जो अंगूर का रस होता है उसको बोलते हैं मृदुका, ठीक है ना। तो मुलेठी, मधुकस मतलब मुलेठी, और द्राक्षा रस अर्थात अंगूर का रस, दोनों का रस गुण वीर विपाक समान होता है, फिर भी मधुक अर्थात मुलेठी जो होती है बामक होती है, ये बामक द्रव्यों में यूज की जाती है, बमन कर्म कराती है, लेकिन मृदुका नहीं कराती है। उसी तरह से देखेंगे मृदुका थोड़ा विरेचन का कार्य कराती है, ये बामक होती है, लेकिन उसी तरह से देखेंगे कि घी और क्षीर, घृत और क्षीर, तो जैसा देख रहे हैं घृत और क्षीर, ये दोनों के रस गुण वीर विपाक समान होते हैं। घी और दूध के रस गुण वीर विपाक समान होते हैं, होने के बावजूद भी जो घी होती है अग्निदीपन का कार्य करती है, जबकि दूध अग्निदीपन का कार्य नहीं करती है। तो ये एग्जाम्पल से समझ में आया कि प्रभाव क्या होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका ये चैप्टर अर्थात द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र का 9 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।